जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले जो आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है। हमारा यूजर नेम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि आपके किसी दोस्त के अंदर पोजेशन आ रखा है। आप अपनी खुली आंखों से अपने दोस्त को बदलते हुए देख रहे हो, बट जब उसके खानदान वालों को पता चलता है कि हमारे बच्चे के अंदर पोजेशन आ रखा है, वो एक मौलवी, तांत्रिक या पंडित को बुलाते हैं। वो मौलवी, तांत्रिक या पंडित उतारा करते टाइम उस एंटिटी को एक हांडी में बंद करता है और किसी फैमिली के बड़े इंसान को बोलता है कि जाके इसे कहीं 20-30 किलोमीटर दूर दबा के आ जाइए इस हांडी को। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि जब कोई इंसान उसे दबाने के लिए 20-30 किलोमीटर दूर जा रहा होता है, वहां पर अगर गलती से वो हांडी फूट जाए तो वो जो एंटिटी जिसे बंद करा गया था वो अपना बदला लेने के लिए किस तरीके से आने वाली है। आज के इस पूरे रियल इंसिडेंट में कुछ ऐसा ही हुआ। आज का रियल इंसिडेंट हमें आदित्य ने भेजा है, जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं। 2020 में आदित्य ने अपनी आंखों से अपने दोस्त के अंदर मल्टीपल पोजेशन होते देखा, जहां पर उन्होंने अपने दोस्त को पूरी तरीके से चेंज होते देखा और उन्होंने पूरा रियल इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया। ये जो रियल इंसिडेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इनको लाने की जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो यही होता है कि आज के टाइम पर आप में से कुछ लोग जो परेशान चल रहे थे या परेशान चल रहे हो, वो आप अपना एक्सपीरियंस मेरे सामने रखते हो और मैं लोगों के सामने लेके आता हूँ ताकि लोग उनसे कुछ ना कुछ सीख ले लें। दोस्तों, आदित्य ने मुझे बताया पूरी रिकॉर्डिंग में कि 2020 में वो स्कूल में थे, जब वो सिर्फ 11वीं-12वीं क्लास में थे। 16-17 साल की उम्र थी उनकी। उनका एक दोस्त था जिनका नाम था राजू। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं राजू के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। राजू जो कि राजस्थान के रहने वाले हैं, आदित्य के दोस्त हैं और उनकी फैमिली कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। राजू जो थे, उनके पापा एक किसान थे, पूरे टाइम खेती बाड़ी किया करते थे और वहां से जो पैसा बचता था वो राजू और उनके छोटे भाई बहनों की पढ़ाई में लगता था। राजू के साथ फैमिली में कौन कौन रहता था, आइए एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। राजू के पापा, मम्मी, दादी, दादा उनके नहीं थे और छोटे भाई बहन, तो गिनती के 5 लोग थे। लेकिन 2020 में राजू के साथ कुछ इतना भयंकर हुआ जिसकी वजह से पूरा जो परिवार था वो बिखरता बिखरता रह गया। आदित्य ने बताया कि अक्षय भाई, राजू एक बहुत सरल इंसान है, ना ही वो झूठ बोलता, ना उसकी फेंकने की कुछ आदत है और हम सब दोस्तों में वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है क्योंकि उसके ज्यादा खर्चे नहीं है और वो पूरा टाइम अपना पढ़ाई पे ध्यान देता था। आदित्य ने बताया हुआ कि अक्षय भाई, 2020 में जो मेरा दोस्त राजू था वो अपने पापा को रात को टिफिन देने जाता था। कोविड के टाइम पे पैसों की तंगी बहुत ज्यादा आ गई थी, तो उसके पापा कभी कभी दिन रात तो काम किया ही करते थे, लेकिन रात को खेत में रुक जाया करते थे। अब घर में जो सबसे बड़े थे वो राजू थे और रात को उन्हें कभी कभी 9, 10, 11 बजे तक अपने पापा को रात का खाना देने जाना पड़ता था। राजू की उम्र 2020 में 16 से 17 साल रही थी। एक बच्चे की उम्र इतनी ही होती है जब वो अंधेरे से बहुत बुरी तरीके से डरना शुरू करता है। आदित्य ने बताया, अक्षय भाई, जब राजू अपने पापा को रात को टिफिन देने जाता था 9, 10, 11 के बीच में, उनके खेत से 200-300 मीटर पहले एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ वहां पर था जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मनहूस था। उस पीपल के पेड़ के आसपास हमेशा हांडी, कोई ना कोई कपड़े, नींबू, मिर्च पड़ी रहती थी। जैसे आए दिन उस पीपल के पेड़ के पास कोई ना कोई अपना टोटका उतारा करता था। आदित्य ने बताया, अक्षय भाई, एक रात की बात है जब राजू खाना देने लेट हो गया था। 10:30 बज गए थे रात के और वो अपने खेत की ओर जा रहा था और रास्ता इतना ज्यादा सुनसान था कि राजू को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ता है। वो पीपल का पेड़ उसी तरफ ऐसा लग रहा था जैसे राजू की ओर बढ़ रहा है। वो जो पीपल का पेड़ था वो दिखने में इतना ज्यादा डरावना था और ऊपर से राजस्थान की जो गलियां थी, जो वो रास्ता था वो कच्चा रास्ता था, तो कभी राजू को नीचे देखना पड़ रहा था और कभी उस पेड़ की तरफ देखना पड़ रहा था। जैसे ही वो नीचे देखते, राजू को हमेशा ऐसा फील होता जैसे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उसके आसपास उस पीपल वाले पेड़ के पास घूम रही है। राजू बस कैसे न कैसे अपने मन को समेट लेता और ये सोचता कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे अपने पापा को खाना देने जाना है। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस पीपल के पेड़ को पार ही करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनको बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि क्या ही कर रहे हैं वो इस जिंदगी में, उनके पापा क्या कर रहे हैं, क्या उनकी सारी डिमांड पूरी हो पा रही है, और आगे जाके अगर वो इसी तरीके से किसानी करते रहे, एग्रीकल्चर ही करते रहे, यही खेती बाड़ी करते रहे, तो आगे जाके उनके छोटे भाई बहन क्या करेंगे। राजू बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए थे इस टाइम पर आके उस पीपल के दायरे में आकर। राजू फिर भी अपने मन को समेटते हैं और धीरे धीरे आगे जब वो उस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं
तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार शायद पीपल वाले पेड़ का कुछ ज़्यादा ही असर मेरे दिमाग पे हो रहा था। वो जाते हैं अपने पापा के पास, उन्हें खाना देते हैं और वापस आते टाइम वही रास्ता लगता है जो कि उस पीपल वाले पेड़ का था। और राजू सहमे हुए थे आते टाइम कि यार आते टाइम तो 11 साढ़े 11 हो गए हैं और मैं उसी रास्ते से वापस आ रहा हूँ, तो कहीं मेरे साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। उस पीपल वाले पेड़ के आसपास हमेशा कोई ना कोई चीज़ें होती रहती थी। कोई ना कोई टोटका उतारता था, तो जब वहाँ से कोई जाता था, किसी ना किसी का पैर हांडी पे लगता था, कपड़ों पे लगता था, तो कहीं ना कहीं से पोजेशन हो जाता था। और राजू को इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता था, तो वो उस पेड़ को बहुत ध्यान से क्रॉस करता था। जब राजू अपने पापा को खाना दे के वापिस आ रहे थे, तो उनके पापा के दिमाग में, फैमिली के दिमाग में इस चीज़ के बारे में कभी कुछ नहीं आया कि राजू के ऊपर कभी कुछ ऐसा हो सकता है। राजू धीरे धीरे उसे क्रॉस करते हैं और वही नेगेटिव थॉट्स राजू को बार बार घेर लेते हैं कि तू आगे जाके क्या करेगा, तेरी फैमिली कैसे चल पाएगी। लेकिन राजू को ये चीज़ समझ में आती थी कि कोई ना कोई दिक्कत है इस पीपल वाले पेड़ के अंदर, या कोई ना कोई यहाँ नेगेटिव प्रेजेंस है जो मुझे भी नेगेटिव कर रही है। तो राजू सीधा भागते हैं, अपने घर पहुँचते हैं, फटाफट से गेट लॉक करते हैं और घर के अंदर जाते हैं और सो जाते हैं। जब वो अगले दिन उठते हैं तो उनका बिल्कुल जो मूड था वो फ्रेश हो चुका था, वो बिल्कुल ठीक थे, उनके दिमाग से वो पीपल वाली चीज़ निकल गई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चमत्कारी चीज़ होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक चीज़ जो मुझे आदित्य ने बताई कि अक्षय भाई, जो राजू थे उनके पापा के एक छोटे भाई हुआ करते थे जो 22 साल पहले 20 साल पहले गुजर गए थे। और जो गुजरने का रीज़न था वो था कि उनके जो पापा के भाई थे छोटे, वो कहीं कंस्ट्रक्शन लाइन में थे और जब वो किसी का घर बनवा रहे थे तो उनके ऊपर फट्टा आके गिर गया था, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी वहाँ समाप्त हो गई थी। तो वो जो चाचा जी थे वो पितर बन के घर वालों के ऊपर आया करते थे। और अगले ही दिन जिस रात राजू उस पीपल वाले पेड़ के पास से आए थे, सुबह अचानक से राजू के अंदर उनके चाचा जी आ जाते हैं और वो दादी और मम्मी के सामने बोलते हैं कि कल रात तो मैंने लड़के को बचा लिया, अगर अब तुमने दोबारा उस रास्ते से इसे घनेरी रात को उसी टाइम पर भेजा 10:30-11 बजे, तो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाऊंगा। और उनकी दादी, उनकी मम्मी इस चीज़ को सुन लेती है कि जो गुजरे हुए पितर हैं, मतलब जो उनके पापा के छोटे भाई हैं, वो आए हैं, उन्होंने राजू के बारे में ऐसा ऐसा बताया। वो अपने जहन में इस चीज़ को बैठा लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद तो चीज़ें वैसी ही हो जाती हैं। 4 दिन बाद उनकी दादी मम्मी इस चीज़ को बहुत हल्के में ले लेती है और फिर दोबारा राजू को खाना देने के लिए उनके पापा के पास भेजा जाता है। इस बार जो टाइम हो रखा था वो 9:30-10 बजे का हो रखा था रात के, और फैमिली वालों के दिमाग से सारी चीज़ें निकल गई थी। राजू डरते डरते जा रहे थे। जब वो पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी, कोई भूत प्रेत, छाया परछाई या कुछ न कुछ साया उनके आगे पीछे है जो हर कदम पे उन्हें फॉलो कर रहा है। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे रास्ते को क्रॉस करके अपने पापा के पास पहुंचते हैं। इस बार वो बिल्कुल पसीने पसीने हो गए थे, जैसे उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा वजन अपने आप ही किसी ने लाद दिया हो। राजू अपने पापा को खाना देते हैं। बस एक गलती जो थी कि उस खाने में कुछ न कुछ मीठा था, जिसकी वजह से शायद कोई एंटिटी राजू के आसपास चलती हुई खेत तक पहुंच गई थी। अब राजू को उसी रास्ते वापस भी आना था और वो अपने पापा को डरते डरते कुछ बता भी नहीं पा रहे थे। हालांकि राजू के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। राजू अपने पापा के पास से उसी रास्ते से वापस आना स्टार्ट करते हैं। जब धीरे धीरे वो उस पीपल वाले पेड़ के पास पहुंचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई धक्का मारा गया, उनका पैर किसी चीज़ से टकराता है और वो वहाँ से भागना शुरू करते हैं उसी स्पीड से जैसे पहली रात वो वहाँ से भागे थे। भागते भागते घर आते हैं और घर आने के बाद सीधा कुंडी लॉक करते हैं, ना मम्मी से कुछ बोलते ना दादी से कुछ बोलते, और सीधा बिस्तर में घुस जाते हैं। राजू ने खुद ने भी कुछ खाना नहीं खाया था। सीधा कमरे में आके अपने बिस्तर के अंदर घुस के उन्होंने चद्दर मुंह पे तानी और वो सो गए। यहाँ पे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चलो राजू बच गया, लेकिन यहाँ से उस मौत के मंजर की, ऐसे तांडव की शुरुआत होने वाली थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। अगले दिन राजू जब सुबह उठता है तो उसके व्यवहार में बदलाव सा आ जाता है। जो राजू गुमसुम सा रहता था, चुपचाप रहता था, अपने भाई बहनों के साथ बैठता था, अचानक से वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाता है। अपनी मम्मी से बार बार किसी न किसी बात पर लड़ाई कर लेता है। टीवी का रिमोट दीवार पर फेंक के मार देता है, कुर्सियाँ तोड़ देता है, घर का सामान तोड़ देता है। छोटी छोटी बात पे अगर राजू को कोई टोकता किसी भी चीज़ के लिए तो राजू बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लग जाता था। बार बार घर वालों से लड़ाई करता। एक दिन यही चला
2 दिन यही चला, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। जब मम्मी और दादी जी इस चीज को ऑब्जर्व करते थे कि राजू के व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया है, तो जो दादी जी थी वो उनके पापा को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि राजू के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं पैर लग गया है या कुछ तो ऊपरी हुआ है। लेकिन राजू की फैमिली ने पहले ही अपने घर को बंधवा रखा था एक मौलाना के थ्रू, तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद उनके घर में कोई चीज आ नहीं सकती थी। लेकिन वो जो मौलाना ने इनका घर बांधा था वो किसी एक इंसान के लिए बांधा था, शायद वो चाचा जी के लिए बांधा हो या इनके घर में कोई पहले भी एक्टिविटी हुई हो उस वजह से बांधा हो। तो राजू के साथ जो एंटिटी आई थी वो पूरी तरीके से घर में एंट्री ले चुकी थी। शायद वो जो बंधन था वो इतना कारीगर नहीं था, या बंधन बहुत ज्यादा पुराना हो गया था, या वो बंधन किसी एक इंसान के लिए बांधा गया था जिसमें राजू शामिल नहीं थे। तो सारे घर वालों ने सोचा कि यार घर तो पहले से बंधा हुआ है तो राजू के ऊपर क्या ही आ सकता है, तो राजू शायद नेचर में चेंज की वजह से ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलत सोच थी। धीरे धीरे हुआ क्या, जब ये लोग बहुत ज्यादा इस चीज को नॉर्मल लेने लगे कि यार राजू के चीजों में बदलाव आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजू बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। राजू धीरे धीरे खतरनाक होना शुरू हो जाते हैं। राजू ने खाना खाना छोड़ दिया, बट जब उनकी मम्मी खाना देती और फोर्स करती कि बेटा तुझे खाना पड़ेगा, तूने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है, तो राजू अजीब सी एक अदा में आराम से बेड पर लेट जाते और लेट के खाना खाना शुरू कर देते। कोई अगर उनसे बहस करता, खास करके उनकी छोटी बहन जब उन्हें कुछ टोकती, तो वो अपनी छोटी बहन को पीट दिया करते थे। ये चीज देखकर घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एक टाइम ऐसा आया था जब राजू बाहर जाते, घर में आते और उनके पास कुछ सामान हुआ करता था। 5-6 दिन राजू ने अपने घर में कुछ भी नहीं बोला, कुछ नहीं करा, सिर्फ वो अपने कमरे में बैठते और आराम से बैठे रहते, टाइम पास करते रहते, दीवार की तरफ देखते रहते, लेकिन वो किसी से उल्टा नहीं बोलते थे। घर वालों ने राजू को खाना देने के लिए अपने पापा को जाने के लिए मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यार कहीं ना कहीं इसका कुछ पैर पड़ गया या कुछ हो रहा है जिसकी वजह से चीज़ें और बद से बदतर हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर राजू के अंदर जो एंटिटी थी उसका तो एक बहुत बड़ा प्लान था। इन 5-6 दिनों के अंदर जब भी राजू बाहर जाता था वो अपने साथ कोई ना कोई टोटके का सामान लाता था। कभी एक नारियल लाया, कभी राई के दाने, कभी लौंग, कभी इलायची, और धीरे धीरे उसने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की। और 5-6 दिन के अंदर जब एक रात सब सो रहे थे, उसने नारियल को घर के बीचों बीच गाड़ दिया और बिल्कुल सफाई से उसे इस तरीके से दफना दिया कि घर वालों को कभी पता ना चले। लेकिन ये जब टोटके वाली पूरी प्रक्रिया हो गई, 1-2 दिन बाद जब राजू अपने कमरे में बैठे हुए थे, उनके शरीर से शायद वो एंटिटी निकली और किसी काम से बाहर गई। तभी उनके जो पित्र थे, चाचा जी, वो उनके शरीर में आते हैं और दादी और मम्मी के सामने बोलते हैं कि इस घर के बीचों बीच एक टोटका गड़ा हुआ है, उसे निकाल के फेंक दो। अभी वो एंटिटी बाहर गई हुई है और मैं जितना उसे रोक सकता हूँ रोक रहा हूँ, पर वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी है, मैं नहीं रोक पा रहा, तो वो जो टोटका है उसे निकाल के फेंक दो। दादी जी एक चीज पूछती है कि हम कैसे यकीन कर ले कि तू इसका चाचा ही है, हो सकता है कि तू वही एंटिटी हो और अपनी आवाज बदल के बोल रही हो। इतने में वो जो एंटिटी है वो वापस आती है और चाचा को उस बॉडी से धकेल के निकाल देती है। दादी जी को अचानक से वो एंटिटी बोलती है कि हाँ, पहचान लिया तूने बुढ़िया। तो दादी जी एकदम से बोलती है कि मेरा शक तो पहले से ही तुझ पे था। तो जो चाचा जी थे, जो पितर बन चुके थे, शायद वो कहीं ना कहीं आसपास थे, लेकिन वो देखकर इस चीज को बहुत घबराए हुए होंगे और बता नहीं पा रहे होंगे इस चीज को कि अभी तक मैं ही था, पर इस एंटिटी ने सब कुछ सुन लिया और इस तरीके से मैनिपुलेट कर दिया। अब हुआ क्या, चाचा जी ने इतना सब कुछ अपनी तरफ से करने की कोशिश करी जो इस दुनिया में नहीं है, फिर भी घर वाले समझ नहीं पा रहे थे। अब जैसे ऐसे लग रहा था कि ये जो एंटिटी है धीरे धीरे पूरे कुनबे पर राज करना चाह रही थी। तो ये एंटिटी क्या करती, राजू के अंदर उनके चाचा की एक्टिंग करना शुरू करती और फोन करके बोलती कि मैं राजू के पापा का छोटा भाई बात कर रहा हूँ जो अब इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं तुम सबकी भलाई के लिए बता रहा हूँ, अपने घर में एक नारियल लेके आओ, राई के दाने, लौंग के दाने, इलायची इस तरीके से बांध के अपनी जमीन के नीचे रख दो, वरना राजू को जो चीज परेशान कर रही है वो तुम्हारे घर को भी परेशान करेगी। हालांकि सबको पता था कि ये एक टोटका है जो सबको बताया जा रहा है, तो सबको इस चीज का अंदाजा हो गया था कि ये राजू के चाचा नहीं है, ये वही एंटिटी है जो राजू को परेशान कर रही है। घर वाले धीरे धीरे बहुत ज्यादा डरने लगे। राजू जो था उसका रवैया बहुत ज्यादा बदलने लगा। एक छोटा लड़का 16-17 साल का इस तरीके से घर में हंगामा मचा के रखता था जैसे मानो उसके अंदर कोई 52 साल का इंसान था जो सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार था। तो जब घर में बहुत ज्यादा कोहराम मच जाता है, बहुत ज्यादा हंगामा मच जाता है, तो दादी मम्मी इस चीज को समझती है कि राजू को कैसे न कैसे तो बचाना पड़ेगा। ये क्या करते हैं, राजू के पापा को सारी हकीकत बता देते हैं कि राजू के अंदर ऐसे ऐसे हो रखा है। जब आप घर में नहीं होते तो ये घर में बहुत ज्यादा कोहराम मचाते हैं।
तो राजू के पापा अपने घर से 3 घर दूर एक पंडित जी को बुलाते हैं और पंडित जी को बुला के बोलते हैं कि सारे हालात ये है पंडित जी, अब आप बताइए कि क्या सॉल्यूशन है। पंडित जी सबसे पहले बोलते हैं कि आपने अपना घर एक मौलाना से बंधवा रखा है, सबसे पहले इस घर को खुलवाना पड़ेगा, क्योंकि इस बंधन की वजह से कोई बाहर से देवी देवता या भगवान भी नहीं आ सकते आपके घर को बचाने के लिए, और जो पितर आते हैं उनकी तो आप सुनते नहीं हो। तो सबको इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है कि कहीं ना कहीं जो गुजरे चाचा जी थे वो आते थे, बताते थे, लेकिन घर वाले कभी सुनते नहीं थे। तो पापा के बोलने पर उस बंधन को खोला गया। अब इनका घर एक खुला खेत बन चुका था, जिस खेत में कोई भी जानवर कभी भी आ सकता था, मतलब कि कोई भी एंटिटी राजू के अंदर कभी भी आ सकती थी। फिर पंडित जी से बोला गया कि अब आगे बताइए प्रोसीजर क्या है। तो पंडित जी बताते हैं कि आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाना पड़ेगा। सुंदरकांड के पाठ के दौरान हम बहुत सारे ब्राह्मणों को जीमेंगे, गांव के लोगों को बुलाएंगे, जिनका आशीर्वाद और ब्राह्मणों की दुआ आपके लड़के को मुक्त करेगी, और सुंदरकांड का पाठ आपके घर को बिल्कुल स्वच्छ कर देगा। इसमें जो खर्चा आएगा वो 30-35 हज़ार का आएगा। अब यहाँ पर पूरे खानदान ने आपस में बात की, लेकिन 30-35 हज़ार इस खानदान के पास नहीं थे। तो इन्होंने पंडित जी को बोला कि पंडित जी हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम 3-4 दिन में कहीं ना कहीं पैसे अरेंज करके आपको दोबारा बुलाएंगे। इनसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी, क्योंकि इन्होंने ना तो सुंदरकांड का पाठ करवाया, ऊपर से जो मौलाना ने उस घर को बांधा हुआ था वो भी खुल गया। ये चीज़ होने के बाद अब राजू के शरीर में सिर्फ एक एंटिटी नहीं, अचानक से बहुत सारी एंटिटीज आना स्टार्ट हो गई और घर में बहुत सारे बदलाव आने स्टार्ट हो गए। राजू और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और वो बिना बताए अपने घर से बाहर निकल जाते थे। कभी घर में मीठा रखा खा लेते थे, कभी बिल्कुल खाना नहीं खाते थे और अलग अलग आवाज़ में बार बार बात करते थे। उनके घर वालों को इस चीज़ का एहसास हो गया था कि राजू के अंदर अब एक एंटिटी नहीं है। यह बंधन जो खुला, जो कवच था जो मौलाना ने बांधा हुआ था, उसके खुलने के बाद घर में बहुत ही बुरे हालात हो गए। 1-2 दिन बाद क्या हुआ, जब उस एंटिटी को इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि इनके पूरे कुनबे पर मैं अपनी हुकूमत नहीं जमा पा रहा, तो उसने क्या करा, पूरी तरफ कोहराम मचा दिया। उसने इधर उधर सारा सामान बिखेरना शुरू कर दिया और सबको गाली गलौज देनी शुरू कर दी। तो एट द एंड हुआ क्या, जो राजू के पापा थे उन्हें खेत से बुलाया गया और उनके आगे उनकी मम्मी और दादी ने हाथ जोड़ लिए कि इसका कुछ ना कुछ इलाज करवाओ, इससे पहले कि शायद राजू को या अपने साथ जो एंटिटी है वो लेके ना चली जाए। इनके पापा बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढांढते उन मौलाना के पास पहुंचते हैं और उन मौलाना को बोलते हैं कि घर पे चल के दोबारा बंधन लगाओ या उस एंटिटी को निकालो। वो जो एंटिटी है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो चुकी है और घर पर बहुत नुकसान कर रही है। वो मौलाना आते हैं और जैसे ही मौलाना घर में कदम रखते हैं तो राजू जो अपने कमरे में आराम से बेड पे सो रहा था, वो अचानक से खड़ा होकर सीधा भागता भागता कमरे से आता है और मौलाना की तरफ देख के बोलता है कि तू मुझे इसके शरीर से निकाल देगा। और एकदम से पैर पे, जैसे आपने देखा होगा अखाड़े में ऐसे पैर पे हाथ मारते और बोलते चल लगी शर्त, मुझे इसके शरीर से निकालना शुरू कर, मैं देखता हूँ मौलाना तू मुझे कैसे निकालेगा। 20 साल से इस गांव में हूँ, जल के मरा था। तो एकदम से वहाँ पर जितने भी लोग थे जो मौलाना के साथ आए थे सब हैरान हो जाते हैं कि ये एंटिटी कौन है भाई, जो इतनी ज़्यादा क्रूल है, इतनी ज़्यादा नेगेटिव है और इतना ज़्यादा बदले की भावना लेके बैठी है। वहाँ पर 30 लोगों को बुलाया गया जो आजू बाजू में रहा करते थे राजू के। सबने राजू को पकड़ने की कोशिश करी, लेकिन आदित्य ने बताया कि भाई, राजू की फैमिली ने बताया कि ये लोगों को ऐसे उठा के फेंक रहा था जैसे कभी कोई कोस्को की बॉल को कभी इधर फेंक रहा है, कभी इधर फेंक रहा है, कभी इधर फेंक रहा है। मौलाना ने क्या करा, अपने पास जो पानी था उसमें कुछ मंत्र पढ़े और सीधा इसके ऊपर दे के मारे, तब तो ये आराम से बैठा। सारे लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि इसको पूरी तरीके से बांध दिया जाए। राजू को पूरी तरीके से बांध दिया गया और पूरी फैमिली ये चीज़ खड़ी होकर वहाँ देख रही थी। मौलाना ने सबको कहा था कोई भी छलावे में ना आ जाए, ये सबको पागल बनाने की कोशिश करेगा। और राजू ने ऐसे ही करा, वहाँ रोना शुरू कर दिया, मम्मी पापा प्लीज़ मुझे बचा लो, ये मुझे मार रहे हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मम्मी प्लीज़ मुझे बचा लो, पापा भाई बहनों प्लीज़ मुझे बचा लो, दादी आप तो मुझे जानते हो ना। वहाँ पर पहले ही सबको इस चीज़ के बारे में खबरदार कर दिया गया था कि ये छलावा करेगा, कोई भी बीच में मत आना। और पूरा परिवार वहाँ पर खड़ा होकर देख रहा था, सारे जितने भी आगे पीछे लोग थे सब देख रहे थे। मौलाना ने वहाँ पे अपनी सारे मंत्र प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे वो जो एंटिटी थी वो वीक होने लगी। जैसे वहाँ पर जो मौलाना थे उन्होंने अपनी पूरी सिद्धि, अपनी पूरी ताकत उस एंटिटी को निकालने के लिए पूरी तरीके से लगा दी थी। एक हांडी मंगाई गई, उस हांडी को मौलाना ने अपने पास रखा और उस एंटिटी को इस तरीके से अपने पास उस हांडी में बुलाया और ऊपर से हांडी को पूरी तरीके से बांध दिया। आदित्य ने बताया कि अक्षय भाई, मैंने राजू की फैमिली से पूछा हांडी को पैक कैसे करा गया था। बिलीव करना, उसे पैक कैसे करा गया था,
इतनी हांडी थी तो उसके ऊपर इतने धागे थे, इतनी बुरी तरीके से उसे पैक करा गया था। और मौलाना जो थे उन्होंने राजू के पापा को बोला कि इस हांडी को 20-30 किलोमीटर दूर दफना के आ जाओ, और जब आप वापिस आओगे कोई भी पीछे मुड़ के मत देखना। ये शायद एक बहुत बड़ी भूल या चूक होने वाली थी जो आगे जाके राजू की जान पर बनने वाली थी। राजू के पापा एक 23 साल के लड़के को बोलते कि चल बेटा इसे दफना के आते हैं, जो कि राजू के आसपास ही रहते थे। वो बाइक चला रहे थे और राजू के पापा पीछे बैठे हुए थे। 20-22 किलोमीटर ये दूर निकल जाते अपने गांव से जब इन्होंने हांडी को पैर के ऊपर रखा हुआ था। अब हुआ क्या, एक ब्रेकर आया जहां पर वो जो एंटिटी थी वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव हो रखी थी कि वहां पर उस ब्रेकर पे उस मटके को उस एंटिटी ने इस तरीके से दबाया कि आगे जाके जो बाइक थी वो ब्रेकर से बाउंस हुई और ये दोनों गिर गए। और वो जो मटका था वो आगे जैसे ही गिरा वो एकदम से फूट गया। और वहां पर वो जो एंटिटी थी शायद वो बहुत ज्यादा नेगेटिव थी, इतनी नेगेटिव थी कि वो सीधा राजू की तरफ बढ़ी। जो राजू के पापा थे वो फटाफट से फोन निकालते हैं और मौलाना को फोन करके बोलते हैं कि हमसे हांडी फूट गई है। और मौलाना की आवाज में वो डर दिख रहा था कि ये तुमने क्या कर दिया, अब तुम्हारे बच्चे को कैसे कोई बचाएगा। वो जो राजू के पापा थे वो वहां पे खड़े खड़े बोल रहे थे कि मौलाना जल्दी बताओ अब क्या करना है, क्योंकि हम जब तक पहुंचेंगे तब तक तो वो एंटिटी वहां धूम मचा देगी। और ऐसे ही हुआ। मौलाना ने बोला कि फटाफट से घर पे फोन करके बोलो कि राजू को बांध दे। उस टाइम तक राजू को खोल दिया था क्योंकि राजू पोजेशन से बाहर आ चुके थे। राजू अपने घर में आराम से बैठे थे। जब तक घर में फोन करा गया वो जो एंटिटी थी वो फुल स्पीड में अपनी पूरी पावर से राजू के अंदर पहुंची। और वहां पर उसने क्या करा, उस एंटिटी ने राजू को ही पीटना शुरू कर दिया। बार बार राजू अपने आप को जमीन पे गोल गोल घुमाते और अपने आप को नुकसान पहुंचाते। वो जो एंटिटी थी वो अपना पूरा रूप दिखा रही थी। जब तक राजू के पापा वापस आते वहां पर कुछ आजू बाजू के लोगों को फोन करके बोला गया और राजू को पकड़ने की पूरी कोशिश की गई। अब वो जो मौलाना थे उन्होंने कॉल पे बोल दिया था कि बेटा मैं तो दूसरे काम के लिए बाहर आ गया हूँ, मैं कल से पहले नहीं आ पाऊंगा, रात भर आपको राजू को बांध के रखना पड़ेगा। तो राजू के पापा जी वापस आते हैं और देखते हैं कि राजू को बांध के रखा हुआ है। तो रात गुजरने का वेट हो रहा था। जब रात के 2 बजते हैं अचानक से राजू को वहां पर जो बांध के लेटा रखा था, राजू चिल्ला के उठता है कि पापा वो आ गया, मुझे मार देगा पापा, वो मुझे मार देगा। और उनके पापा हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, सर पे हाथ लगाते हैं। तो वो रात चिल्लम चिल्ली में कैसे न कैसे गुजरती है। अगले दिन मौलाना आते हैं और उस एंटिटी को बोलते हैं वाह तू तो बहुत शक्तिशाली है, पहली बार ऐसा देखा कि किसी एंटिटी ने मटका फोड़ दिया। और वो एंटिटी हंस रही होती है कि मौलाना आज मुझे बांध देगा, जब मैं खुलूंगा ना अगली बार सबसे पहले तेरे पास आऊंगा। इस लड़के को तो मैं लेके जाऊंगा, बहुत अच्छा लड़का है, मन का बहुत साफ है, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मौलाना। और मौलाना एक ही चीज बोलते हैं कि कोई नहीं, अगली बार फिर मुलाकात होगी तुझसे, इस बार इस लड़के को तो तू कभी छू ही नहीं पाएगा। मौलाना ने फिर दोबारा उस हांडी में उस एंटिटी को जो है कैद किया और राजू को एक ताबीज दिया, जिसकी वजह से शायद वो एंटिटी राजू को कभी छूने वाली नहीं थी। लेकिन मौलाना ने बोला कि इस बार इस हांडी को कोई दफनाएगा नहीं, मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। और मौलाना अपने साथ लेके गए, अपने तरीके से उन्होंने उसे कहीं पर दफनाया। अब कहते हैं कि वो जो एंटिटी है वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है कि जहाँ पर उसे दफनाया गया है उस तरफ की मट्टी अपने आप जो है उबाल मारती है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इस चीज़ को देखा भी है राजस्थान में, लेकिन सबको पता है कि यहाँ पर कोई एंटिटी दफनाई गई है जो शायद भूत प्रेत जिन पिशाच है क्या है। सबसे लास्ट क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में एंटिटी थी कौन। तो जब मौलाना ने पूछा था कि तू है कौन, सच सच बता, तो उसने बताया कि मैं इसी गांव का एक इंसान हूँ जिसका नाम मुझे तो पता है बट उस गांव के लोगों को शायद ठेस पहुंच सकती है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा। वो भी किसी फैमिली का सदस्य था। वो 20 साल पहले वहां पर मृत्यु को प्राप्त हो गया था। उसने परेशान होकर अपनी बॉडी को अग्नि को समर्पित कर दिया था जलकर। तो आप समझ सकते हैं वो इतना ज़्यादा एग्रेशन में था, नेगेटिव था। उसने बताया कि जब ये अपने पापा को खाना देने जाता था मैं रोज इसे देखता था, लेकिन जिस दिन ये अपने साथ मीठा लेके गया उस दिन मैं इसके साथ आ गया। और ये इतना अच्छा बच्चा था कि मैं इसको छोड़ना ही नहीं चाहता था, मतलब मैं इसको अपने साथ लेके जाना चाहता था। और मैं इसको ही नहीं, इसका पूरा परिवार बहुत अच्छा है, मैं इसके पूरे परिवार को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन मौलाना जो थे वो बीच में आ गए थे और उन्होंने इसकी बॉडी को बचा लिया, पूरे परिवार को बचा लिया। और मौलाना अपने साथ उस हांडी को लेके वहाँ से निकल गए। और अब आगे क्या होगा वो आगे देखा जाएगा। अगर फिर कभी ऐसा हुआ कि राजू पोजेस हुआ तो हम समझ जाएंगे कि वो एंटिटी वापस आ गई है। अगर राजू से कभी ये ताबीज़ उतरवाया गया तो शायद ये नौबत आ सकती है, या अगर मौलाना के साथ कभी कुछ गलत हुआ
जो कि मैं कभी नहीं चाहूँगा। तो आखिरी में आके मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे हो उसी तरीके से आपको फेसबुक को भी प्यार देना है। हमारा जो यूज़र नेम है वो है अक्षय वशिष्ठ हॉरर। इसके बाद आपकी भारी डिमांड पर हमने पॉडकास्ट को स्टार्ट किया, तो अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल पर मैं पॉडकास्ट ना निकालूं, नए चैनल का नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जितनी जल्दी हो सके सब्सक्राइब कर लो ताकि मैं उस चैनल को जल्दी से एक्टिव कर लूँ। और फिर हम पहले हफ्ते में एक पॉडकास्ट निकालेंगे, फिर 2 पॉडकास्ट, और जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतने ज़्यादा पॉडकास्ट निकालेंगे। ऐसे गेस्ट को हम लेके आएंगे। हालांकि मैं बता दूं कि अगर आप हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइबर भी आ सकते हैं, अगर उनके पास कोई रियल इंसिडेंट है। प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट्सएप पे आपको रिकॉर्ड करके पूरा जो है इंसिडेंट भेज देना है और आखिर में मेंशन कर देना है कि भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार आपके रियल इंसिडेंट को पूरा गो थ्रू करेगी। दिल्ली में हमारा पॉडकास्ट सेंटर है, आप आ सकते हो और कैमरे के सामने पूरा अवेयरनेस वीडियो जो है, पूरा रियल इंसिडेंट बता सकते हो, जिससे आज की जनरेशन कहीं ना कहीं सीख ले पाए। आखिरी में आके इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कोई रियल इंसिडेंट हुआ हो ऐसा पैरानॉर्मल, तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। तो मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि ऐसी पैरानॉर्मल अवेयरनेस वीडियो शायद ही आपको कोई दे रहा होगा। और एट दी एंड नए पॉडकास्ट, नए वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल।